Good morning, students. Yesterday we have seen the integrated rate equation for the first order reaction. Today we will see the graph of first order reaction which is given in NCERT. Students, there are two graphs in NCERT which is for first order reaction. The first graph is that is figure number 4.4 is drawn on the basis of this equation. This is equation number 4.9. Okay, ln r is equal to minus kt plus ln r naught. Okay, the graph is drawn between ln r and t. The first graph is drawn between the ln r and t. T is plotted at x-axis and ln r is plotted at y-axis. Okay, student, this is a graph of a straight line. Straight line ग्राफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो c की वैल्यू यहाँ क्या है ln r, t यहाँ x को रिप्रेजेंट करेगा, k विल बी इक्वल टू m विल बी इक्वल टू माइनस k, मतलब नेगेटिव ग्राफ होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव, m इज द वैल्यू ऑफ स्लोप. ओके, सो द ग्राफ विल बी द नेगेटिव ग्राफ एंड y इज इक्वल टू ln r. तो मतलब y एक्सिस पे आप ln r को प्लॉट करोगे, x एक्सिस पे t को प्लॉट करोगे, तो आपको जो स्लोप होगा वो माइनस x के फॉर्म में मिलेगा और जो इंटरसेप्ट होगा ग्राफ का दैट विल बी c एंड दैट इज ln r. तो अब हम लोग वो ग्राफ देखते हैं. अगर आप इस ग्राफ को यही ड्रॉ करो, कोशिश करो, यहाँ हम प्लॉट करेंगे t, यहाँ प्लॉट करेंगे ln r. ओके, ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. ठीक है, ये जो हमारा नेगेटिव ग्राफ है, नेगेटिव साइन अपने आप आ गया, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा k. ठीक है, और जो इंटरसेप्ट है यानी ये पोर्शन जो इंटरसेप्ट है दैट इज़ इक्वल टू ln r नॉट. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ हो गया. आप नीचे इसको देखेंगे, ये ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए. देखिए ln r और t के बीच में ये ग्राफ है. द इंटरसेप्ट इज ln r नॉट एंड द स्लोप इज k. ठीक है, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये डिक्रीजिंग स्लोप है. दूसरा जो प्लॉट है, दूसरा प्लॉट दैट इज बेस्ड फिगर नंबर 4.5 दैट इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वन. ओके, तो यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है दैट इज ड्रॉन बिटवीन दिस एंड t. x axis is shown as t and y axis is ln r naught by r. ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है. अब इसका भी ग्राफ हमें वही ग्राफ मिलेगा. ठीक है, पर यहाँ जो हमारी ये mx की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ जो हमारी जो m की वैल्यू होगी यानी स्लोप की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303. और बच्चों एक चीज़ आप ये भी देख रहे होगे कि इस ग्राफ में हमें ये पॉजिटिव ग्राफ मिल रहा है. क्यों पॉजिटिव मिल रहा है? क्योंकि यहाँ कोई माइनस साइन है ही नहीं, तो हमें ये पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ग्राफ ही मिलेगा. ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से. अभी यहाँ c भी नहीं है, आप इसको अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो y तो हमारा ये पूरा वैल्यू हो गया. ठीक है, एम एक्स ये वैल्यू हो गई, c की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, c ज़ीरो है, इसका मतलब इंटरसेप्ट ज़ीरो है. इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? सीधे दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए एकदम. ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट ज़ीरो होगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? k अपॉन 2.303. ये m की वैल्यू होगी. ठीक है, और y की वैल्यू log r नॉट अपॉन r और x की वैल्यू t. ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये दोनों ग्राफ जो NCERT में दिए हैं ये आपको अब समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इन एग्जांपल्स को देख लेंगे. एक एग्जांपल तो यहाँ दिया हुआ है, आपको ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं. पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं. कुछ बच्चों को मैंने सुना कि ये पोर्शन समझ में नहीं आया. एक मिनट, मुझे इसको रब करने दीजिए पहले. ओके, सॉरी. कुछ बच्चों को ये पोर्शन समझ में नहीं आया है. इसमें बच्चों कुछ नहीं है, ये पोर्शन कुछ नहीं है, बस ln को जब आप हटाते हो तो मतलब हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा. दिस इज़ इन लॉगरिथमिक फॉर्म.
ठीक है। तो आपको जब इसको हटाना होगा तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने के लिए हमें, एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो ये वैल्यू जो यहाँ पे जो ये इस फॉर्म में है, ये बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और माइनस साइन भी एक्सपोनेंशियल के साथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है। ln हट गया, इधर की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई, और r जो है ये इधर ही रहा, और r0 यानी इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो इधर कर दी गई है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही फॉर्म है लगभग, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। एंटी लॉग आप मैथ्स में और अपने मैथ्स वाले सर से आप और क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें ये दिक्कत हो रही है कि जब आप इसको ln को हटाते हो और ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू पुट व्हाट, यू हैव टू पुट अ वैल्यू दैट इज़ 2.303। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हर जगह आपको पुट करनी पड़ेगी जब आप ln को log में कन्वर्ट करोगे। आगे भी हम कई जगह पे देखेंगे, हमने इसको वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आया होगा, नीति मैडम ने जब आपको क्लियर किया होगा तो उसमें बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो ठीक है, आप आज अभी जान लो। ln को जब हम हटाते हैं तो log में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 2.303 वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 2.303 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ln इज़ कन्वर्टेड इनटू log, ठीक है। अब जब आप इधर ले आए हो, log को उस साइड से इस साइड ले आए हो, और ऊपर से आपने माइनस साइन को हटाया है, तो r0 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने माइनस साइन को हटाया है। माइनस साइन अगर आप रखते हैं तो r ऊपर होता, r0 नीचे होता, ठीक है। बाकी तो कोई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर इसको रफ में प्रैक्टिस करिए, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी हमारा ये पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और उसके स्लोप भी खत्म हो गए। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एथीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एथीन विल कन्वर्ट इट इनटू इथेन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ C2H4 पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर तो 1 है बट मॉलिक्यूलरिटी 2 है। आप साफ साफ देख रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल इथीन का है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ओनली 1। वाई? बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ओनली ऑन इथीन, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ये बात एकदम याद कर लेनी है आज से कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमें याद कर लेना अभी, ठीक है। तो आप इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स दिए भी हैं इसमें फर्स्ट रेडियो एक्टिव डीके के। देखिए इसमें रेडियम का डीके दिया हुआ है, रेडियम का डीके इन रेडॉन, ये आप इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल डाल करके वो 1 नंबर वो, 2 नंबर ये, और 3 नंबर में आप नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ब्रेक डाउन भी लिख सकते हो। N2O5 एंड N2O आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब इनका भी ब्रेक डाउन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ये एग्जाम्पल क्या है, आप ये एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इक्वेशन के बेसिस पे ही है, ठीक है। क्या है ये एग्जाम्पल, देखते हैं। दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 का ब्रेकडाउन है, अभी हमने देखा कि N2O5 का ब्रेकडाउन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेसिस पे होता है। वैसे आपको ये बात अगर नहीं भी याद है तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए दिया हुआ है, N2O5 इज ब्रेकिंग डाउन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वॉज, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2O5 का दिया हुआ है, कितना है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है N2O5 यानी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमें ये R0 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। या अगर आप R1 R2 ले रहे हो तो ये R1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एट 318 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, पर टेम्परेचर का तो मुझे लगता है अभी यहाँ कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए फ़िलहाल, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, मतलब T हमें दिया हुआ है 60 मिनट, हमारा T2 क्या हो गया 60 मिनट, ठीक है।
T1 तो 1 ही होगा, T2 क्या हो गया 60, T1 सॉरी T1 तो इनिशियल टाइम है ना, इनिशियल टाइम इज 0 और T2 हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट। ओके, और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है R2, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर, ये N2O5 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन, सेम टेम्परेचर पे पूछ रहा है तो टेम्परेचर का कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तो अभी आप सोचो, यहाँ आपको T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप देखिए ऊपर कौन सा रिएक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, ये सब बच्चों, ये सब रिएक्शंस याद होने चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। ये है रिएक्शन हमारा, वेयर इज दैट, हाँ दिस वन, आप ये रिएक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसको देखो, आप देखो यहाँ ln को हटा दिया गया है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में यूज़ किया गया, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप इसको यूज़ करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, बताइए क्या डिफरेंस आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ आपको लॉग लिख लेना है, ठीक है। अब जब आप इस ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये ln लॉग होगा, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिधर हटाते हैं उधर ही मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ 2.303 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब आप 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2.303 जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ इधर आके डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा log R1/R2, दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू K T2 - T1 अपॉन 2.303, क्योंकि जो यहाँ ln था वो लॉग में कन्वर्ट हो गया, अब वो 2.303 यहाँ आ गया इधर नीचे, ठीक है। आप देखना यही होगा हमारा इक्वेशन जो यूज़ किया गया होगा इस रिएक्शन के लिए, देखिए यही है इक्वेशन, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं किया गया है, आप देखो उसके बाद सिंपली बस इसको सॉल्व किया गया है हर वैल्यू को रख कर कि T2 हमें पता है 60 मिनट, T1 0, R1 हमें पता है, R2 हमें पता है, ठीक है। आप इसको सिंपली कुछ नहीं किया गया है, इसमें लॉग की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, मुझे लगता है कि आप ये log 6.2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको आता होगा, ठीक है। ये लॉग टेबल से देखा जाएगा, आप इसको कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप एग्जाम्पल लिखेंगे भी और ये log 6.2 की वैल्यू आप निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब अगर हमने कोई गैसियस इक्वेशन लिया है, गैसियस इक्वेशन लेंगे तो हमारी सारी चीज़ें पार्शियल प्रेशर, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। तो गैसेस का हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, और हमने डाल्टन्स लॉ भी पढ़ रखा है, द टोटल पार्शियल प्रेशर, द सम ऑफ द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी गैस और मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये हमारा ये हो गया डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो अब पार्शियल प्रेशर के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, ये भी दिया हुआ है। तो ये पोर्शन भी आज ही हम लोग ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे हाफ लाइफ और हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ क्या होती है और ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये हम लोग ये पोर्शन ख़त्म करेंगे। क्या है, आपने एक इक्वेशन, एक फिक्शियस इक्वेशन मान लिया, A इज कन्वर्टिंग इनटू B + C, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B PB एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज PC, ठीक है। अब हम लोग T1 टाइम पे देखेंगे, सॉरी T टाइम 0 टाइम, अगर हमने T = 0 रखा मतलब इनिशियल टाइम पे क्या होगा, रिएक्टेंट तो फुल होगा, रिएक्टेंट विल बी जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल टोटल प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ PI रखा गया है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड C, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड C विल बी 0, ठीक है, ये 0 होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने मान लिया कि जो पार्शियल प्रेशर है वो B और C का x है, सब दोनों के लिए मतलब x हो गया, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है।
तो अगर ये भी x हो गया, ये भी x हो गया पार्शियल प्रेशर, तो ये जो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का बढ़ा होगा वही हमारा रिएक्टेंट का कम हुआ होगा। तो हम P इनिशियल में से x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ इनका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, x और x। ठीक है, अब जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, P टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू, ये जो हमारा रिएक्टेंट है उसका क्या हो गया है, पी आई माइनस एक्स प्लस, ये आई है बच्चों, एक्स प्लस एक्स, ये हो गया हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप ये वैल्यू देखो, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच गया, तो वैल्यू क्या हमारी आएगी, पी आई प्लस एक्स। ये हमारा हो गया टोटल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, x विल बी इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। ठीक है, अब आपको x मिल गया, तो x की वैल्यू अब आप क्या करेंगे, पी ए और पी बी को कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू यूज़ करेंगे। पी ए क्या होगा, पी ए विल बी पी आई माइनस एक्स, अभी हम देख रहे हैं यहाँ ना, पी ए इज पी आई माइनस एक्स, तो पी आई में से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे, पी टी माइनस पी आई। ठीक है, तो पी आई में से हमने पी टी माइनस पी आई को माइनस किया, तो अब हमारी वैल्यू आ गई 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, 2 पी आई माइनस पी टी वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे वो जो इक्वेशन हमने लिख रखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्या था, k इज़ इक्वल टू, इसको तो एकदम याद कर लेना है बच्चों, k इज़ इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ये दिख रहा है 4.15 इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हमें पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर में हमारा कुछ नहीं होगा, वो P1 बाई P2 हो जाएगा। ठीक है, या PI बाई PT, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो K विल बी इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग PI बाई PT, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको PI की वैल्यू मिल चुकी है, PT की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे देखिए पी आई की वैल्यू तो पी आई ही है। ठीक है, पी टी यानी यहाँ पी ए है, एक ए के फॉर्म में रखा गया है, तो पी टी की वैल्यू भी आपको मिल गई है, पी आई माइनस एक्स। अभी हमने यहीं कैलकुलेट किया, पी आई माइनस एक्स कितना है, यहाँ पे कैलकुलेट किया ना हमने, 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, तो 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, ये रख दिया आपने पी ए की जगह, और पी आई ऊपर है। अब ये हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल भी हमें सॉल्व करना चाहिए, तो ये हम एग्जाम्पल कल देखेंगे। आप इसको ट्राई, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 4.6 आपको ट्राई करने की कोशिश करोगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप सभी गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए। मंडे से हम लोग गूगल मीट पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी गूगल मीट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए आज। थैंक यू वेरी मच।